जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ICSE बायोलॉजी का एक और लेक्चर। और आज हम एब्जॉर्प्शन बाय रूट को ख़त्म करने वाले हैं। ये थर्ड लेक्चर होने वाला है एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट का, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में ज़्यादा पोर्शन हमारा बचा नहीं है। मेनली हम लोगों को आज रूट प्रेशर के बारे में पढ़ना है और थोड़ा सा सेल टू सेल ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है। रूट प्रेशर, आप साथ में नोट करते जाइएगा। नोट करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को अगर आप लिख लेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही रहा हूँ। रूट प्रेशर की बात करें तो रूट प्रेशर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉटेड प्लांट को, वेल पॉटेड प्लांट को अगर आप यहाँ से जस्ट जहाँ से ये इसके रूट्स हैं थोड़ा इसके ऊपर से यहाँ से ऐसे कट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कट करने के बाद एक मैनोमीटर नाम का डिवाइस आता है, उसको आप यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये मैनोमीटर नाम का डिवाइस मैंने यहाँ लगा दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऐसी ट्यूब होती है, ये यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं मैनोमीटर। ठीक है, ठीक। मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रूट प्रेशर। ठीक है, आपको इतना पता था कि रूट प्रेशर नाम की कोई चीज़ होती है। अब इस डिवाइस का यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या ये क्लियर है? तो क्या होगा कि ये जो प्लांट जो आपने यहाँ से काटा है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर कुछ फ्लूइड निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ फ्लूइड टाइप का निकलना स्टार्ट होगा, लिक्विड, विच विल बी फिल्ड इन दिस ट्यूब। पूरा यहाँ तक, मान लीजिए इधर तक भर गया पूरा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी सा चीज़ है। ठीक है, ये पूरा फ्लूइड जो है आपके इस ट्यूब में फिलअप हो गया। ये फ्लूइड क्या है, दिस फ्लूइड इज नथिंग बट इट इज सेल सैप। ठीक, ये सॉइल से इस प्लांट ने जो सॉइल से यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब किया था, इस प्लांट ने सॉइल से जो वाटर को एब्जॉर्ब किया था, ये कट करने पर आपको यहाँ से वही निकलता हुआ दिखाई देगा, बस और कुछ भी नहीं, सिंपल सा बिल्कुल। और यहाँ से जो आपको सेल सैप दिखाई देगा, तो क्या होगा, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर ना मरकरी होता है, इसके अंदर मरकरी फिल्ड होता है। ठीक, तो इसके अंदर जो मरकरी फिल्ड होता है, इसका लेवल हो जाएगा राइज, मर्क्यूरी लेवल राइज अप। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा था कि रूट प्रेशर को आप किस तरीके से स्टडी कर पा रहे हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद मैं आपको सेल टू सेल ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है सेल टू सेल ऑस्मोसिस, सेल टू सेल ऑस्मोसिस। एंड दूसरी चीज़ हमको पढ़नी है, वो है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, इन दो चीज़ों के कॉन्सेप्ट से आपको अगले चैप्टर में भी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पे जो मर्क्यूरी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, उसको मेजर कैसे करते हैं, यहाँ पर स्केल लगा होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे स्केलिंग होती है यहाँ पर, तो उसका हाइट जो है, मर्क्यूरी का हाइट, जैसे थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी लेवल राइज करता है, तो वहाँ पर कुछ ग्रेजुएशंस होते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, तो आप वहाँ से रीड कर पाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मर्क्यूरी लेवल राइज करता है और हम
कैलकुलेट कर पाते हैं रूट प्रेशर, यानी कि इसको क्वांटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, कितना है रूट प्रेशर। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम सेल टू सेल ऑस्मोसिस की बात करेंगे। सेल टू सेल ऑस्मोसिस, देखो सेल टू सेल ऑस्मोसिस बताने के लिए मुझे एक चीज़ यहाँ पर एक डायग्राम बनाना होगा, जो कि है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट ऑफ एनी प्लांट, ठीक है। इन जनरल मैं बना रहा हूँ। तो क्या होता है कि सबसे आउटर साइड पे क्या होता है, मैं एक पहले ट्रांसफर सेक्शन स्कीमेटिक, पहले ट्रांसफर सेक्शन बनाऊंगा, फिर एक इसका पोर्शन बनाऊंगा, पार्ट ऑफ ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो ये परफेक्टली सर्कुलर नहीं हुआ है, परफेक्टली सर्कुलर होना चाहिए। सबसे आउटर साइड पे होगी एपिडर्मिस, ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर फिर उसके बाद ये कॉर्टेक्स वाला लेयर होता है। तो कॉर्टेक्स वाले लेयर को मैं इस कलर से ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा कॉर्टेक्स वाला लेयर, ठीक है। हालांकि जब आप बनाएंगे तो उसको सर्कुलर पूरा बनाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर होता है उसके बाद यहाँ पर एक होता है एंडोडर्मिस, और फिर उसके बाद यहाँ एक पेरिसाइकल होता है, उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। फिर एकदम सेंट्रल में यहाँ पर होता है जाइलम, ठीक। और फिर यहाँ आउटर साइड पर ये वाला पोर्शन जो है ये फ्लोएम होता है, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम मैंने नहीं बनाया, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक ऐसे रूट है, ठीक है, इसके ढेर सारी ऐसे ब्रांचेस निकली हैं, इसका ब्रांचेस हटा दीजिए और इस रूट को यहाँ से ऐसे कट करिए, तो ये जो सर्कुलर पोर्शन होगा उसको जूम करके जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सर्कुलर सेल्स दिखाई देंगे, एपिडर्मिस में भी ऐसे सर्कुलर इलोंगेटेड सेल्स आपको दिख सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस पोर्शन का, केवल इतने पोर्शन का, इतने पोर्शन को, ये बाकी नहीं, केवल इतना पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया, ये वाला पार्ट, इसको मैं एनलार्ज करके यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बुक्स में जो डायग्राम दिए रहते हैं कुछ लोग इमेजिन नहीं कर पाते कि कहाँ का डायग्राम, ठीक। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं आउटर एपिडर्मिस बनाने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये आपकी एपिडर्मिस हो गई प्लांट की, जो रूट आपने लिया है उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, ये उसकी एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस से ही क्या होता है, ऐसे रूट हेयर अराइज होता है, ठीक है, हर जगह से। मैं ज़्यादा नहीं बना रहा, ठीक। तो ये इस तरीके से रूट हेयर निकला होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉर्टिकल सेल्स होते हैं जिसको आप कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। ये प्लांट की टिश्यू है। आप प्लांट की जब एनाटॉमी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये हो गए कॉर्टिकल सेल्स, सर्कुलर ओवल शेप्ड भी होते हैं ये, ठीक है। तो लगभग इतना थिक मैं बना रहा हूँ, ठीक। अब कॉर्टिकल सेल्स के बाद कौन होता है कॉर्टिकल सेल्स के बाद मैं यहाँ पर एंडोडर्मिस बना रहा हूँ, ठीक। ये एपिडर्मिस था, अब ये एंडोडर्मिस है। मे भी आपके क्वेश्चन पेपर्स में ये डायग्राम आ जाए बनाने के लिए, या आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आ जाए, सेल टू सेल ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या आपको क्लियर हो रही है बात? मैं थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन एरेज कर रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल इमेजिन करना, मैं बिल्कुल वही कलर यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये साइड में एपिडर्मिस था, यहाँ पर रूट हेयर ऐसे ऐसे निकले हुए, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस मैंने बना दिया, मैं केवल ये इतना पोर्शन बना रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सेल टू सेल ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक। ये एपिडर्मिस थी आपकी। एपिडर्मिस के बाद ये ऑरेंज कलर का जो मैंने बनाया ये कॉर्टेक्स है, मैं लिख भी देता हूँ एपिडर्मिस, दिस इज रूट हेयर, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक, एंड दिस इज एंडोडर्मिस,
क्या क्लियर हो रहा है? अब ये एंडोडर्मिस के अंदर जो है यहाँ पर आपका जाइलम टिश्यू होगा। अब जाइलम टिश्यू का मॉर्फोलॉजी अलग अलग प्लांट में, अलग अलग रूट्स में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जाइलम वेसल होगा और जाइलम वेसल के अगल बगल यहाँ पर, जाइलम वेसल के अगल बगल ये वाला पोर्शन जो है पूरा, ये वाला, ये सारा फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम का हमको बहुत ज़्यादा काम नहीं है, मेरे को केवल ये बताना है आपको जाइलम के बारे में, ठीक है। मैं जाइलम को थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, इधर शिफ्ट कर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? ये वाला पोर्शन जो है ये फ्लोएम है, ये वाला जो मैंने बनाया ये सारा फ्लोएम, और ये जो मैंने सेंटर में बनाया ग्रीन कलर से, यहाँ पर ब्लू मैंने बना दिया है, इसको बोलेंगे जाइलम, ठीक है। दिख रहा है ना? आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है सेकेंड लेक्चर में, तो जो लोग वो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर है, वाटर यहाँ से एंटर करता है, वाटर ने रूट हेयर से एंटर किया। क्यों एंटर किया? बिकॉज रूट हेयर इज हैविंग मोर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर में कम है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर रूट हेयर के अंदर कम है, बाहर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो एज यूजुअल ऑस्मोसिस होगी, और ऑस्मोसिस के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल इस रूट हेयर के अंदर एंटर करेगा। वाटर मॉलिक्यूल इस रूट हेयर के अंदर जब एंटर करेगा तो ये रूट हेयर क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। तो टर्जिड होने के कारण ये आगे के सेल्स पर प्रेशर डालेगी और वाटर मॉलिक्यूल अंदर मूव करेगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से कॉर्टेक्स से होते हुए वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता है, ठीक है। और मूव करने का जो मैकेनिज्म है, जो आगे बढ़ने का मैकेनिज्म है, ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर वाटर की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ वाटर की कम कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए मूव कर रहा है। और दूसरी चीज़ आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ तक पानी आ गया तो ये सारी सेल्स क्या हो जाएंगी? टर्जिड हो जाएंगी, ठीक है। एंडोस्मोसिस के कारण टर्जिड हो जाएंगी, एंड टर्जिड होने के कारण ये अगले वाले सेल्स पर प्रेशर डालेंगी, और प्रेशर के कारण ये वाटर जो है अगले वाले सेल्स पे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये आप छोटे छोटे कॉर्टेक्स के सेल्स जो देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए वाटर जो है आपका, अब ये देखो ये ब्लू है तो मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाटर जो है ये आपके जाइलम वेसल तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये सारा वाटर जाइलम वेसल तक, आपके प्लांट के जाइलम वेसल तक पहुँच जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे आपने जो टीएस काटा था, जैसे ये रूट है, यहाँ का आपने टीएस काटा था, प्लांट से यहाँ तक जो है सेंटर तक जो है वाटर पहुँच गया। अब ये ऊपर जाएगा प्लांट के पूरे पार्ट तक, लीव्स तक, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, किस ऑर्गन की बात कर रहा हूँ प्लांट के, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सेल टू सेल ऑस्मोसिस इसलिए बोलते हैं, देखो एक सेल से होते हुए ऑस्मोसिस हो रही है, इसीलिए इसको सेल टू सेल ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये वाला डायग्राम मैं इरेज कर रहा हूँ, ये केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट ये है कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड रूट हेयर फेवर्स inward movement of water H2O molecule, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्यों अंदर आया, पहले पॉइंट में आप ये बताएंगे। सेकेंड पॉइंट आप क्या बताएंगे कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कॉर्टेक्स पे जब आता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O when come to the
कॉर्टेक्स कह लो या फिर रूट हेयर सेल ही कह लो, ठीक है, व्हेन कम्स इनसाइड द रूट हेयर it becomes turgid, ठीक है। अब ये टर्जिड हो गया, टर्जिड होने के बाद it will apply a pressure on the adjacent cell and which causes movement of water further to adjacent cells. And this is called नीचे का दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल, this is called cell to cell osmosis, ठीक। अब यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट, ठीक है, ये वाला पोर्शन इरेज करके लास्ट पॉइंट, this cell to cell osmosis result in the root pressure। क्या बात आपको क्लियर हो पाई? मैं जो आपको बताया उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। यहाँ से रूट हेयर के अंदर जो है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो क्या हुआ कि वाटर यहाँ से रूट हेयर में एंटर कर गया। वाटर जब रूट हेयर में एंटर किया तो रूट हेयर को क्या किया, रूट हेयर को टर्जिड बना दिया, ठीक है, टर्जिडिटी उसको मिल गई, वाटर उसके अंदर भर गया ड्यू टू एंडोस्मोसिस। अब यहाँ से वाटर जो है वो अगले एडजेसेंट सेल पर क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और प्रेशर विल रिजल्ट इन दी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सेल टू एडजेसेंट सेल्स। अगले वाले सेल को वाटर मिल जाएगा ड्यू टू, क्योंकि ये प्रेशर लगा रहा है। आप आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। और फिर ये प्रेशर जो है ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये जाइलम वेसल तक ना पहुंच जाए, तब तक ये सेल टू सेल मूव करना स्टार्ट करेगा। और मूव कैसे कर रहा है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल टू सेल ऑस्मोसिस, एंड दिस सेल टू सेल ऑस्मोसिस इज लीडिंग टू दिस रूट प्रेशर। यही कारण था कि जब आप प्लांट को ऐसे कट कर रहे थे तो उसमें से प्लांट की फ्लूइड बाहर निकल रही थी, जिसको आप सेल सैप बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहीं से एसेंट ऑफ सैप की, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। किस सैप की बात हो रही है, सेल सैप की बात हो रही है। सैप का मतलब होता है फ्लूइड या लिक्विड, प्लांट के अंदर का फ्लूइड, ठीक है। एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो दिस ऑस्मोसिस, सेल टू सेल ऑस्मोसिस इज ऑल्सो रिजल्ट इन द रूट प्रेशर एंड एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, सैप का ऊपर चढ़ना। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। जो सैप ऊपर एसेंड कर रहा है ये केवल सेल टू सेल ऑस्मोसिस के कारण हो पा रहा है, ठीक है, और रूट प्रेशर के कारण। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर एक टॉपिक बच रहा है हमारा गटेशन, फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे, उसको हम डिस्कस करेंगे। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। साथ में नोट करते जाइए ताकि आपको सही से समझ में आए सारा कुछ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गटेशन। देखो, कुछ हर्बेशियस प्लांट में
सम ऑफ द हर्ब्स, ये हर्ब्स में होता है, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, हर्ब और श्रब्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो हर्ब्स में क्या होता है कि जो लीव्स होती है उनकी जो लीव्स होती है, ये लीफ का मार्जिन होता है, ये वाला पोर्शन, दिस इज लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन से क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स, आप सुबह सुबह उठेंगे तो सुबह सुबह आपको गार्डन में अगर आप निकल जाएं तो कुछ हर्ब्स के लीफ के मार्जिन पर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसका रीजन अभी हमको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा प्लांट है, ठीक है, और इसके मार्जिन पर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दीज आर वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक, बात समझ गए। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। इस प्रोसेस को हम गटेशन बोलते हैं, जो यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उस प्रोसेस को हम गटेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ गटेशन की, ठीक है। डिफाइन गटेशन नाम का आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। सो गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर in the form of water droplets through a specialized pores called hydatodes, ठीक है। इनके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। मार्जिन ऑफ लीफ पर होता है, ये इंक्लूड करना है यहाँ पर, कैसे लिखूँ मैं, ठीक है। by the margin of leaves, ठीक। gradation is the loss of water in the form of water droplets through a specialized pores known as hydrathodes by the margin of leaves। ये आगे हो गई आपकी डेफिनेशन, सिंपल सी रेडी। अगर आपको दूसरा मन हो तो आप अपने बुक के भी डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो गटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ से वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं सुबह सुबह निकल रहे हैं, गटेशन की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, वाटर ड्रॉपलेट्स को क्यों निकलना पड़ रहा है, ठीक है। उसका कारण ये है कि रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हो गया रूट से। वाटर के एब्जॉर्ब होने के बाद सम water was used and some was unused, ठीक है। जो भी प्रोसेस में, जैसे फोटोसिंथेसिस और भी प्लांट के कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उनमें वाटर का यूज़ कई जगह पे हुआ, कुछ वाटर जो है वो अनयूज बचा रह गया। अब इस अनयूज्ड वाटर को बाहर निकालने के तरीके को हम कहते हैं, दो तरीके हैं। एक होता है ट्रांसपिरेशन, जो कि बहुत ही पोटेंट तरीका है, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्लांट जो है वो वाटर लॉस कर रहा है। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये प्लांट है आपका, ठीक है, ये प्लांट है, तो ये जो है ये अपने स्टेम और लीव से वो करेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को लॉस करेगा, ठीक है। अब तुम मुझे सोच के बताओ, हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसपिरेशन में ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा
ट्रांसपिरेशन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन कैन नॉट अकर। दैट्स वाई जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इन ह्यूमिड कंडीशंस, इन ह्यूमिड क्लाइमेट, या वेदर लिख लेते हैं, वेदर की भी स्पेलिंग गलत, ठीक है। इन ह्यूमिड वेदर ट्रांसपिरेशन कांट अकर, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता, ठीक है। ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा ह्यूमिड वेदर में, ठीक है। बाहर पहले से वाटर के ड्रॉपलेट्स हों और इसको अपने वाटर को लॉस करना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर तो मुश्किल है ना। अभी फिलहाल इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो आप बस इतना समझो कि बाहर ह्यूमिड अगर रहेगा इन्वायरमेंट, बाहर पहले से वाटर वेपर है, तो ये वाटर वेपर को लॉस नहीं कर पाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, इट विल अंडरगो गटेशन। गटेशन का दूसरा नाम भी होता है एक्सुडेशन, ठीक है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। एक और बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, कॉर्नर में ले जाकर, देखो रूट प्रेशर, ठीक है। रूट प्रेशर ने प्रेशर लगाया और एसेंट ऑफ सैप हो रहा है लगातार, सेल टू सेल ऑस्मोसिस भी लगातार हो रही है, बट ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है। ह्यूमिड है, ह्यूमिड वेदर, ट्रांसपिरेशन कैन नॉट अकर, सो गटेशन विल अकर, ठीक है। ढेर सारा वाटर जो है प्लांट वो अपने इस स्पेशलाइज्ड पोर से रिलीज करेगा, जो कि उसके मार्जिन पर प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम होता है हाइडाथोर्स। आई थिंक मैंने आपको गटेशन पूरा डिटेल में समझा दिया है, गटेशन क्यों होता है, गटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, गटेशन का दूसरा नाम, गटेशन की डेफिनेशन डायग्राम के साथ आप इसको नोट कर लीजिए। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स बच रहे हैं हमारे, 3 या 4 एक्सपेरिमेंट, उसको हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से हम इन 4 एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करके इस चैप्टर को ओवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Experiments on absorption and conduction, absorption and conduction of water, mineral, जो भी फूड वगैरह, ठीक है, इनके बारे में हमको करना है डिस्कस। तो एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है और कंट्रोल सेटअप क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप और कंट्रोल सेटअप मैंने आपको पहले बता दिया है ऑलरेडी। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट के पहले लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला एक्सपेरिमेंट, और पहला एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट द रूट एब्जॉर्ब वाटर, टू शो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। भाई रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर, अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, प्रूफ कैसे करेंगे आप, है ना। आपको प्लांट थोड़ी आगे बताएगा कि मैंने पानी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। आपको ये भी तो कह सकता है कि जो सॉइल है वो उसमें डायरेक्टली इवेपोरेशन हो गया, है ना, हो सकता है ना, ऐसा कोई कह सकता है। कैसे प्रूफ करोगे कि आप प्लांट ने एब्जॉर्ब किया? तो उसका ये तरीका है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ऐसे लिए गए, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक होगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप,
एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा, और दूसरा होगा कंट्रोल सेटअप। कंट्रोल सेटअप, और कंट्रोल सेटअप से आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दो टेस्ट ट्यूब्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को भर दिया गया, सेम मात्रा पानी का यहाँ पर फिल कर दिया गया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। कोई दिक्कत? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक प्लांट लिया गया, प्लांट को ऐसे डाल दिया गया अंदर, ठीक है, इसमें भी प्लांट को डाल दिया गया। ये अपरूटेड प्लांट इस तरीके से है कि इसके रूट्स जो हैं वो बचे हुए हैं, ठीक है, इसके रूट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। इस प्रकार, इस तरीके से प्लांट को आपने डाल दिया। ठीक, अब क्या आप करेंगे, इस वाटर की सरफेस पर आप ऑयल डाल देंगे। ऑयल, तेल होता है ना, तेल का लेयर आप डाल देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बिल्कुल भी क्लियर है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कंट्रोल सेटअप में आपको प्लांट रखना ही नहीं। ये मैंने गलत बता दिया आपको। कंट्रोल सेटअप में प्लांट रख देंगे तब तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। वेरी सॉरी, कंट्रोल सेटअप में प्लांट को नहीं रखना, तभी तो आप बता पाएंगे कि प्लांट ही एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट को हटा देंगे तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे भी आप ऑयल डाल ही दें, बस प्लांट को नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो, आफ्टर 3 days, ठीक है, 3 दिन के बाद क्या होगा, जो ये वाला आपका होगा सेटअप, जिसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, कंट्रोल को बी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ए वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ए वाले में क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब पहले आप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, पानी जो कि कम हो गया। पानी क्या हो गया, कम हो गया। प्लांट अभी भी वैसे का वैसा ही है, प्लांट अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ऑयल अपने जगह पर है, ऑयल जो है वो अपने जगह पर है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपने क्या देखा, पानी की मात्रा जो है वो रिड्यूस हो गई। और कंट्रोल सेटअप में आपको क्या दिखाई देगा, कंट्रोल सेटअप में आपको क्या दिखाई देगा कि वाटर जितना डाला था उतना ही है। वाटर जो है आपने जितना डाला था वाटर उतना ही है। ऑयल भी बिल्कुल उसी तरह पड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, दिस इज ऑयल, दिस इज वाटर, दिस इज प्लांट, और ये है प्लांट के रूट्स। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने ऑयल क्यों डाला, ऑयल क्यों डाला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करें। ऑयल इसलिए डाला गया टू प्रिवेंट एनी सरफेस इवेपोरेशन, सरफेस इवेपोरेशन, यानी कि यहाँ पर आपने ऑयल इसलिए डाला ताकि ये वाटर जो है सरफेस, वाटर अपने सरफेस से इवेपोरेट न कर जाए, ठीक है। आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल पाए कि ये प्लांट ही पूरा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू इट्स रूट्स, ठीक है, क्लियर हुआ। और कंट्रोल सेटअप में क्या हो रहा है, कंट्रोल सेटअप में प्लांट तो है ही नहीं, कंट्रोल सेटअप में प्लांट है ही नहीं, तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर हुआ। मैं इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इरेज करूँ, चलिए। अभी मैंने आपको सेल टू सेल ऑस्मोसिस का एक डायग्राम बना करके दिखाया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया
कि वाटर जाइलम तक पहुंचने के बाद वो बाकी के प्लांट के पार्ट्स तक जो है मूव करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू प्रूफ दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। ठीक, वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। ये कैसे पता चलेगा? आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बीकर लेना है। बीकर ले लिया। बीकर में आपको क्या करना है, इओसिन नाम का एक डाई आता है, इओसिन नाम का एक डाई आता है। आपको पानी में उसको डिसॉल्व कर लेना है। वो पिंक कलर या रेड कलर का होता है, रेड कलर मान लीजिए। ठीक, रेड कलर का आपको डाई लेना है, इसका नाम है इओसिन, और आपको इस तरीके से उसको बीकर में ले लेना है, इओसिन का सॉल्यूशन। ठीक, अब आप क्या करेंगे, नाउ यू विल टेक अ प्लांट, जिसके रूट्स होंगे पूरा अच्छे से, अपरूटेड प्लांट आप लेंगे, इसके रूट्स इंटैक्ट हों। ठीक है, ये कलर आपको दिख रहा होगा, मे भी दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे लीव्स होंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो ये है इओसिन सॉल्यूशन। इओसिन का सॉल्यूशन है, इट इज अ रेड डाई, रेड कलर्ड डाई। ठीक, ये याद रखिएगा कि मैं इओसिन का सॉल्यूशन लिया हूँ। ठीक, ये है आपका प्लांट, इसको आप देख रहे हैं, ये इसके रूट्स हैं। ठीक, क्लियर हो पा रहा है? अब आपको क्या करना है, इसको 3 से 4 घंटे तक छोड़ देना है। इसको आफ्टर 3 to 4 hours cut a transverse section, TS, transverse section of stem, क्योंकि स्टेम सबसे इजीली कट जाएगा, या इसका ट्रांसफर सेक्शन आपको काटना है। कट अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना। आप क्या दिखाई देगा, बहुत ध्यान से देखना। ये आपका अगल बगल जो भी हो, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, आपको फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लोएम होगा, और फ्लोएम के बाद जाइलम वेसल्स, जाइलम की टिश्यू होगी जो कि आपको रेड कलर की दिखाई देगी। रेड कलर्ड जाइलम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, रेड कलर्ड जाइलम, रेड कलर का जाइलम आपको यहाँ पर विजिबल होगा। तो स्टेम को आपने कट किया, सबमर्ज तो रूट को किया है ना, तो रूट ने इओसिन को एब्जॉर्ब किया होगा, तो रूट आपको रेड कलर का दिखना चाहिए, लेकिन रूट आपको रेड कलर का नहीं दिखेगा। रूट का जाइलम आपको रेड कलर का तो दिखेगा ही। आप स्टेम को भी कट करके अगर देखेंगे तो आपको ये क्या है, टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ स्टेम। तो स्टेम को भी अगर आप कट करके देखेंगे तो आपको इसका जाइलम का जो भी पार्ट टिश्यू आपको दिखाई देगा वो आपको स्टेन्ड बिल्कुल रेड कलर का आपको दिखेगा। सो दिस प्रूव्स दैट ये वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। ठीक है, आपने डुबोया केवल रूट्स को है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी कट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे वाले एक्सपेरिमेंट पर बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, 2 छोटे छोटे और एक्सपेरिमेंट्स बचे हैं, उनको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। एक और है तीसरा, ये भी है कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। इस एक्सपेरिमेंट में और प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क है? प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में ये था कि जाइलम से वाटर अपवर्ड कंडक्शन होता है, ठीक, वाटर अपवर्ड मूव करता है। इसमें आप ये पढ़ेंगे कि जाइलम से ही वाटर कंडक्ट होता है, फ्लोएम से बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2 बीकर आपको लेना है। यू हैव टू टेक 2 बीकर्स और इन 2 बीकर्स में आपको वाटर लेना है, वाटर, ठीक। अब इसमें आपको एक प्लांट लेना है, ठीक। प्लांट का क्या करना है आपको प्लांट को आपको क्या करना है, मैं अभी बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये है पूरा प्लांट, ठीक। इसका आपको फ्लोएम रिमूव कर लेना है इस तरीके से। फ्लोएम क्योंकि आउटवर्ड साइड पर होता है, तो फ्लोएम आपको रिमूव कर लेना है। ये फ्लोएम यहाँ से रिमूव्ड, ठीक। फ्लोएम इज रिमूव्ड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा कठिन एक्सपेरिमेंट होता है। फ्लोएम इज रिमूव्ड, फ्लोएम मैंने रिमूव कर दिया। जाइलम इज इंटैक्ट, जाइलम इज इंटैक्ट। जाइलम वैसे का वैसा ही, ठीक। सेकेंड प्लांट में ले रहा हूँ। अब यहाँ पर लीव्स आप बना लीजिए, ये पूरा प्लांट है। सेकेंड प्लांट आप ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना है कि ये प्लांट है आपका, मैं थोड़ा थिक बना रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये है आपका प्लांट, और इस प्लांट में आपको जाइलम को रिमूव करना है थ्रू अ इंसिजन। आपको यहाँ एक इंसिजन बनाना है, आपको इधर एक इंसिजन बना लेना है ऐसे, और आपको इस तरीके से बीच में, क्योंकि जाइलम होता है, जाइलम आपको बीच में से टिश्यू को रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का आपको स्टेम इसका दिखाई दे, ठीक है। बाकी लीव्स ऐसे इंटैक्ट रहेंगी इधर, ठीक है। बात समझ गए? कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। ये है वाटर, ये है इसका रूट, जाइलम रिमूव्ड, जाइलम रिमूव्ड, ठीक है। फ्लोएम इज इंटैक्ट, दिस इज फ्लोएम, फ्लोएम इज इंटैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सिनेरियो क्रिएट कर लेना है, ठीक हो गया? समझ रहे हो? अब देखो बात, बहुत ध्यान से। ये वाला प्लांट आफ्टर 3 to 4 days, ये वाला प्लांट जो है 3 to 4 डे के बाद, एक सेकेंड, यहाँ पर रूट्स नहीं रहेंगे, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर रूट्स नहीं होते हैं। ये बिल्कुल कट ब्लाइंड एंड एकदम स्टेम रहेगा इसका, यहाँ पर रूट्स नहीं बनाना, ठीक है। रूट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है।
करेक्ट कर लीजिएगा इसको प्लीज़, यहाँ रूट नहीं होता है। अब 3 to 4 डेज के बाद आपको क्या दिखाई देगा, प्लांट इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है टर्जिड कंडीशन में, टर्जिड, ठीक है। इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी लीव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 to 4 डेज के बाद क्या मिलेगा, 3 to 4 डेज विल्टिंग ऑफ लीफ, विल्टिंग ऑफ लीफ, ठीक है। प्लांट को फूड भले न मिले, अगर वाटर इनको 3 दिन या 4 दिन तक ना मिले तो ये मुरझा जाते हैं बिल्कुल, और बहुत ही बेकार कंडीशन पर आ जाते हैं, पूरा विल्ट कर जाएंगे, पूरा नीचे गिर जाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट्स ने आपको ये प्रूव किया है कि जाइलम जब इंटैक्ट था तो वाटर का कंडक्शन ईजिली हो पा रहा था, जाइलम वॉज इंटैक्ट एंड वाटर कंडक्शन हो रहा था। यहाँ में टिक लगा रहा हूँ, मतलब वाटर कंडक्शन हो रहा था। यहाँ पे जाइलम रिमूव हुआ, नो वाटर कंडक्शन, नो वाटर कंडक्शन, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, ये यहाँ पर विल्टिंग हो गई और यहाँ पर वाटर कंडक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर टर्जिड है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? तो दैट्स वाई फ्लोएम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, ओनली जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल। ये एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ प्रूव किया। यहाँ पर रूट मत बनाना, ठीक है, विदाउट रूट ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हो गया, अगले एक्सपेरिमेंट पर चले, हो गया, चलिए। अब मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ चौथे एक्सपेरिमेंट पे बढ़ने से पहले, ठीक है। ये फैक्ट जान लो, फिर उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे कि ये सही बात है थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये दोनों प्लांट में हम बात करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल। क्लियर हुआ? तो हमको यही प्रूफ करना है, हमको यही प्रूफ, देखो यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, वाटर जो है वो रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा, रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होगा यहाँ से और पूरे प्लांट तक जाएगा, ठीक है। प्लांट है, प्लांट की लीव्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उन तक जाएगा पूरा, ठीक। लेकिन फूड क्या होगा, फूड यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लीव्स में फूड बनेगा, और फूड कैसे जाएगा, फूड यहाँ से होके ऊपर भी जा सकता है, फूड यहाँ से होके रूट्स के पास भी आ सकता है। भाई रूट्स वाटर तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फूड की तो उसको भी जरूरत है ना। तो फूड क्या करेगा, नीचे भी मूव करता है, फूड ऊपर भी मूव करेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फूड का जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज बाई डायरेक्शनल, वेयर एज वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इसको नोट करिए। तो मैं इस बात को प्रूव करूँ कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अप टू डाउन आता है, फ्रॉम लीव्स टू रूट, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। चौथा एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव दैट फूड फ्रॉम लीव्स कम डाउन टूवर्ड्स रूट्स, ठीक है। बात समझ गए? बात समझ गए क्या प्रूव करना है हमको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका डायग्राम एक मैं बनाने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक वेल पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, बढ़िया सा। आप गुआवा का प्लांट ले सकते हैं, ये हो गया आपका वेल पॉटेड प्लांट, ठीक है।
इसके अंदर एज यूजुअल यहाँ पे सॉइल होगा, ठीक। और यहाँ से जो है प्लांट अराइज होगा ऐसे, काफ़ी मोटा स्टेम इसका होता है, ठीक। ऊपर पूरा प्लांट है, वो पूरा मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा काम ये करना है कि यहाँ पे जो पहले आपने किया था कि यहाँ पे फ्लोएम की टिश्यू को रिमूव किया था, जैसे ये पूरी स्टेम है इस गुआवा प्लांट की, या कोई भी आप प्लांट ले सकते हैं, गुआवा वैसे अच्छा पड़ेगा अगर लोगे तो, ठीक है। ये स्टेम है, स्टेम पर आपको क्या करना है, आपको जाइलम का टिश्यू और फ्लोएम का टिश्यू जो साइड कॉर्नर्स में होता है उसको आपको रिमूव करना है इस तरीके से। फ्लोएम का टिश्यू आपको इस तरीके से रिमूव कर लेना, क्लियर। फ्लोएम के टिश्यू को रिमूव करने के बाद आप कुछ दिन बाद ये ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर क्या है, फ्लोएम टिश्यू रिमूव्ड, ठीक है। जाइलम वैसे का वैसा ही है ताकि प्लांट जिंदा रहता है, ठीक है। इसका यहाँ नीचे रूट्स होगा, ठीक है। रूट क्या करेगा, वाटर को एज यूजुअल एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी वाटर, क्योंकि जाइलम इंटैक्ट है तो वाटर क्या एब्जॉर्प्शन परमानेंटली चलता रहेगा। अब यहाँ पे फ्लोएम जो है, फ्लोएम टिश्यू रिमूव होने के बाद जब आप इसको फ्यू डेज के बाद देखेंगे, फ्यू डेज के बाद जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, ये है आपका स्टेम, बहुत ध्यान से समझिएगा बात, ये है आपका स्टेम, इसको कर दिया मैंने शेड ताकि आपको सही से दिखाई दे, इसको मैंने शेड किया। और इस स्टेम में से आपने क्या किया था, आपने यहाँ से फ्लोएम वाला टिश्यू जो है उसको किया था रिमूव, ठीक है। फ्लोएम के टिश्यू को आपने रिमूव किया था, तो कुछ दिन बाद आपको क्या दिखाई देगा, कुछ दिन बाद आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन ऐसे स्वेल कर जाएगा, ये ऐसे, ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरीके से स्वेल अप कर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं आप, इज इट क्लियर। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा हो रहा है, ऊपर से फूड आ रहा है, फूड इज कमिंग, फूड ऊपर से आ रहा है, सिंस देयर इज नो फ्लोएम, तो फूड यहाँ पर क्या हो गया, फूड यहाँ पर इकट्ठा होते चला गया, फूड इज स्टोर्ड या स्टॉप्ड कह सकते हैं, ठीक है। फूड इज स्टॉप्ड, दैट्स वाई बल्जिंग अकर, बल्जिंग या स्वेलिंग अकर, स्वेलिंग अकर्स। क्या बात क्लियर हुई, यही बताना था केवल, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था ये। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये प्रूव करते हैं कि प्लांट में कंडक्शन एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, किससे हो रहा है, ठीक है। ये सारी बातों को यहाँ पर हमने प्रूव किया है। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने ये प्रूव किया कि जो फूड का कंडक्शन होता है वो ऊपर लीफ से फूड बनता है और वो नीचे आता है रूट्स के पास, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, ये मैंने फ्लोएम यहाँ से हटाया, ऊपर से फूड आ रहा था, फ्लोएम है ही नहीं तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर इकट्ठा होता चला जाएगा, तो हमें स्वेलिंग दिखाई देगी वहाँ पर। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट करिए। तो हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक लास्ट टॉपिक, दैट इज फोर्सेस contributing to ascent of sap, forces contributing to ascent of sap। ascent of sap आपने पढ़ा
कि प्लांट का जो फ्लूइड कंटेंट है वो ऊपर मूव कर रहा है, तो कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं। तो पहला क्या है, पहला मैं यहाँ लिख रहा हूँ रूट प्रेशर, जो कि मैंने आपको बता दिया, रूट प्रेशर, ठीक है। दूसरा है कैपिलैरिटी, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल, और चौथा है एडहेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर मैंने आपको बताया, ड्यू टू सेल टू सेल ऑस्मोसिस, जिसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है कि प्रेशर का ग्रेडियंट बनता है, एक तरफ ज़्यादा प्रेशर है, वो सेल्स पे प्रेशर लगा रहा है तो वाटर मूव करता है इन वन डायरेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल, सेल से सेल मूव करता है, दैट इज नोन एज सेल टू सेल ऑस्मोसिस। ठीक है। कैपिलैरिटी क्या होती है कि आप क्या करना कि एक पतली सी कैपिलरी आती है, बहुत पतली होती है, ठीक है, लगभग 2 या 3 mm की होती है, 2 mm या 1 mm की होती है। ऐसे आप उसको वाटर में जब ऐसे डालेंगे ना तो क्या होगा, इसको ध्यान से देखना, मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। वाटर इसके अंदर एंटर कर जाएगा, एक लेवल तक वाटर इसके अंदर जो है वो एंटर कर जाता है, वाटर इसके अंदर चढ़ जाता है अपने आप। ठीक है, तो क्या होता है कि जाइलम वेसल्स जो होते हैं, जाइलम वेसल्स ये काफी नैरो होते हैं। नैरो होने के कारण दे एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, मैं ये इरेज कर रहा हूं। These xylem vessels act as capillary tube which helps in ascent of sap। क्या क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हो पा रहा है। अब ट्रांसपिरेशनल पुल की बात करते हैं, ध्यान से समझना बात। देखो ये प्लांट है, ये इसका नीचे रूट है और यहाँ पर ऐसे इसके ब्रांचेज हैं, यहाँ पे लीव्स हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो इसने वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब किया, वाटर को इधर से एब्जॉर्ब किया। वाटर यहाँ पे जाने के बाद जो है लीव से, इसके स्टेम से, जो भी एरियल पार्ट्स हैं इसके, यहाँ से क्या हुआ, इवेपोरेट किया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ से वाटर आ रहा है रूट प्रेशर के कारण और यहाँ से वाटर जा रहा है। So this transpirational pull is creating a suction force which is contributing in again ascent of sap। ठीक है, एक फ्लो बना रहा है, यहाँ से निकलते जा रहे हैं, यहाँ से आते जा रहे हैं। ठीक है, आप कभी एक चीज़ ट्राई करना, आपके घर में टंकी होगी ना बड़ी सी, तो उसके अंदर एक पाइप डालना, ठीक है, और पाइप का एक एंड टंकी के अंदर और पाइप का दूसरा एंड जो रहेगा वो ज़मीन पर रख देना और थोड़ा सा उसको ब्लो करने की कोशिश करना, खींचने की पानी को कोशिश करना, ठीक है, अपने माउथ से आप साफ करके उसको। ठीक है, तो आपको ये देखेंगे कि आपको थोड़ा सा खींचेंगे तो पानी का फ्लो बन जाएगा अपने आप, है ना। तो ट्रांसपिरेशन भी वैसा ही कर रहा है, यहाँ से पानी को जब इवेपोरेट करा रहा है तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है एंड दैट सक्शन फोर्स इज हेल्पिंग इन एसेंट ऑफ सैप अगेन। ठीक है, आपको ये